देहरादून के मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लोक सेवा आयोग की तरफ से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर, शहरी विकास विभाग के अधिशासी अधिकारी, कर सेवकों को यहां पर नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। और इस मौके पर सीएम के साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। महाविद्यालयों में शिक्षकों की समुचित व्यवस्था के प्रति भी सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। उसी प्रयास की कड़ी में आज 12 विषयों में 68 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति हो रही है, जिनको आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। राज्य की प्रतिभाओं को सही दिशा देकर, शिक्षा देकर राज्य और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में आप सबका महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। मुझे विश्वास है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तराखंड को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने के संकल्प को साकार करने में आप सब महत्वपूर्ण संभावक की भूमिका में रहेंगे। आप सब इस जो यात्रा है, हम सब की गंतव्य तक जाने की यात्रा, इस यात्रा में उत्प्रेरणा का काम कोई करेगा, कैटालिस्ट का काम कोई करेगा, तो हमारे उच्च शिक्षा विभाग के लोग करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि राज्य के अंदर एक पेपर लीक एक बड़ी समस्या होती थी, जिसकी वजह से हमारे योग्य युवाओं का भविष्य अंधेरे में जा रहा था। जिनके अंदर काबिलियत होती थी उनको नियुक्ति नहीं मिल पाती थी, उनका चयन नहीं हो पाता था। और हमने इस समस्या को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया और देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करके पेपर लीक की समस्या को जड़ से समाप्त करने का काम किया है। आज सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ आयोजित हो रही हैं। आप सभी की तरह ही हजारों योग्य युवाओं को आज नियुक्तियां मिल रही हैं और बिना किसी सिफारिश के मिल रही हैं, बिना किसी नकल के मिल रही हैं। और जो योग्य हैं, जिनके योग्यता है, प्रतिभा है, क्षमता है, अब उनको किसी से कोई सिफारिश लगाने की आवश्यकता नहीं। और सिफारिश सही बताऊं तो अब सिफारिश लगाने के लिए कोई आता ही नहीं। आप लोग भी देखते होंगे, पहले के समय में बहुत लोग आते थे, कहते थे कि ये वाली परीक्षा दे रहे हैं, इस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। किसी के माता पिता भी ले आते थे, कम मतलब जिनको नहीं पता होता था। हमारे माननीय विधायकगणों के पास भी लोग आ जाते थे, जनप्रतिनिधियों के पास भी आ जाते थे, माननीय मंत्रीगणों के पास भी आते थे, मेरे पास भी आ जाते थे। लेकिन सच बताऊं, ये एक तरह से चमत्कार हुआ है कि अब सबको ये पता लग गया है कि योग्यता क्षमता होगी तो अब किसी को कहीं सिफारिश लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक भी व्यक्ति कोई सिफारिश लगाने नहीं सकता है। नकल अध्यादेश का असर है। और हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में, अभी धन सिंह जी बता रहे थे, 15,500 से ज्यादा नियुक्तियां अभी तक हो चुकी हैं और लगातार नियुक्तियां हो रही हैं। मैं आप सभी के माध्यम से प्रदेश के सभी युवाओं को आज इस अवसर पर आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे भी हम रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी एवं तीव्र करके हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को रोजगार देने की दिशा में लगातार काम करेंगे। और मुझे यह भी बताते हुए खुशी हो रही है कि हम सब लोग जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, एक टीम वर्क के रूप में उत्तराखंड के अंदर विकास का जो हमने मॉडल बनाया है, वो विकास का मॉडल भी हमारा ठीक दिशा में आगे जा रहा है। और उसका प्रमाण यह है कि अभी 1 सप्ताह पहले नीति सरकार भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा जो पूरे देश का एक सूचकांक जारी किया गया है, विकास के पैमाने पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आप सबको खुशी होगी कि उसमें हमारे राज्य उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त
अंत में मैं दोनों विभागों में नवनियुक्त होने वाले आप सभी को बधाई देता हूं और सबसे यह भी कहना चाहूंगा कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में एक नया काम शुरू करें, एक नई मिसाल उस क्षेत्र में बनाएं, एक नवाचार पैदा करके एक नई कार्य संस्कृति, नया कार्य व्यवहार, जिसमें कि लोगों को सरलता से जो सेवाएं हैं वो प्राप्त हो, उनके जीवन में हम कुछ सहयोग कर पाए, उनके लिए कुछ कर पाए, उनको हम मदद दे पाए, सहायता कर पाए। इस प्रकार का भाव लेकर आप सब जाएंगे। आप अपने अनुभव से सीखें और लगातार आगे बढ़ते हुए अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ हमारे जो राज्य के सपने भी हैं, उन सपनों को भी साकार करने में अपना योगदान दें। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उत्तराखंड जितनी बार वो आए, पहली बार बाबा केदार के धाम से उन्होंने कहा कि इस सदी का ये तीसरा दशक, यानी 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे होगा। ये हम सबके ध्यान में होना चाहिए कि हमको एक विशिष्ट कार्य भी अपनी अपनी सेवा में देना है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप हर समय आपके स्मरण में ही रहेगा कि जहां आपके सपने पूरे हों, वहीं राज्य के भी सपने आगे बढ़े। उन सपनों को आपके सपने हों। एक बार मैं पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आपके पारिवारिक लोगों को भी, आपके माता पिता, आपके गुरुजनों को, जिन लोगों ने भी आपको इस पथ पर आगे बढ़ाया है, उन सबको भी बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का यहां पर आयोजन यूपीएससी द्वारा किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी कुछ देर पहले संबोधित सभी को कर रहे थे। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मसूरी देहरादून मार्ग पर क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही 22 करोड़ रुपए की लागत से गलोगी धार के ट्रीटमेंट के कार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। आपदा को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपदा के बाद सरकार कितनी जिम्मेदारी से काम कर रही है। आज मैंने गलोगी पर, माल रोड पर, पिक्चर पैलेस पर, लंडौर के मुख्य मार्ग पर भूस्खलन से नुकसान हुआ है, उसका जायजा लिया है। हमारे अधिकारी मौके पर पहले ही पहुंच चुके हैं, उन पर काम शुरू हो गया है और निश्चित ही एक समय सीमा के अंदर इसको पूरा कर हम जनता को राहत देंगे। और सरकार आपदा के उसमें जनता के साथ में खड़ी है, अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन कर रही है। और जहाँ भी कोई घटना घटती है, चाहे हमारे विधायक हों, मंत्री हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, सबसे पहले पहुँचते हैं। अगर आपने देखा होगा, सिलचरा की घटना हुई, लोग दिवाली मना रहे थे, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर थे। उधम सिंह नगर में अभी सबसे भीषण बाढ़ आई है, करीब 3,500-4 हज़ार से लोग अधिक प्रभावित हुए हैं। मैं खुद चुनावी सभा छोड़कर सीधा मैं रात को वहाँ पहुँचा, 11 बजे उन्हें मीटिंग दी। सुबह मैं ग्राउंड जीरो पे था, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आए। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां लोक निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां बंद मार्ग को खोलने के लिए 5 घंटे बाद भी मौके पर पीडब्ल्यूडी विभाग की मशीनरी नहीं पहुंची। ऐसे में मार्ग पर फंसे लोगों की परेशानी को देखते हुए पुलिस ने छोटे वाहनों के लिए बमुश्किल मार्ग खोला। हालांकि बड़े वाहनों के लिए अभी भी मार्ग बाधित है। हरिद्वार में देर रात से हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर पतंजलि के सामने सड़क पर 2 फीट से ज्यादा बारिश का पानी भर गया है, जिसकी वजह से वहां पर कई वाहन फंसकर खराब हो गए। हरिद्वार में जलभराव की समस्या से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
श्रावण मास के पहले सोमवार के चलते बद्रीनाथ धाम में आज काफी चहल पहल नजर आ रही है। सुबह से ही बद्रीनाथ धाम के सिंह द्वार पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। वहीं तप्त कुंड के पास स्थित पौराणिक शिव मंदिर में भक्त जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं तीर्थयात्रियों की संख्या को देखते हुए बद्रीपुरी के होटल कारोबारियों और व्यापारियों के चेहरे पर भी रौनक लौटने लगी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बीते दिनों खटीमा में आई बाढ़ से लोगों का जीवन काफी प्रभावित हुआ है। वहीं खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी ने बताया कि आपदा में लगभग 70% फसल बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग में सिर्फ एक अधिकारी अपॉइंटेड है, जिसके चलते विधायक ने सीएम और मंत्री से 4 से 5 कृषि अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर बात की है। साथ ही साथ आपदा में हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक टीम गठित करने के लिए भी कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। आपदा आई है, लगभग 70% किसानों की फसल बर्बाद हो गई और हमारे यहाँ कृषि विभाग में एक अधिकारी अपॉइंट है। तो मैंने माननीय मंत्री जी से भी दूरभाष पे बात करी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि वहाँ कम से कम 4 लोग 5 लोग अपॉइंट करिए और टीम गठित करिए और उनके जो नुकसान है उसका आकलन कीजिए और बाजार मूल्य के हिसाब से उनको जो है मुआवजा दीजिए। इस बात के लिए मैंने मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और जो है मैं कृषि मंत्री जी से भी लिखा। और अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर की, जहां छात्र के साथ बंद कमरे में पिटाई का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर बरेली से आपको बता रहे हैं। जामुन और नींबू न तोड़ने पर शिक्षिका ने छात्र के मारपीट की है और छात्र के परिजनों ने शिक्षिका के खिलाफ तहरीर दी है। 20 जुलाई को शिक्षिका ने छात्र की पिटाई की थी। क्योलड़िया थाना क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां पर एक शिक्षिका ने नींबू और जामुन न तोड़ने पर एक छात्र की बंद कमरे में जमकर पिटाई कर दी। और ये घटनाक्रम 20 जुलाई का है जब उजागर हुआ है, जहां पर छात्र के परिजनों ने शिक्षिका के खिलाफ तहरीर दी है। वही आपको बता दें क्योलड़िया थाना क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पर छात्र के साथ बंद कमरे में पिटाई हुई है। आप देख सकते हैं ये गहरे जख्मों के निशान हैं उस पिटाई से जो छात्र की गई है शिक्षिका द्वारा। महज नींबू और जामुन न तोड़ने को लेकर यह पिटाई की गई है छात्र की। बढ़ते हैं आगे। सावन माह के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मिर्जापुर के बूढ़ेनाथ मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त भारी संख्या में जलाभिषेक के लिए शिवालय पहुंचे। मंदिर के महंत ने बताया कि बाबा काशी विश्वनाथ की सुबह की आरती काशी में होती है, तो वहीं शाम की आरती बूढ़ेनाथ के रूप में मिर्जापुर में होती है। माना जाता है कि भगवान शिव रात्रि शयन बाबा बूढ़ेनाथ के रूप में मिर्जापुर में करते हैं। आज से सावन मास की शुरुआत हो गई है और आज सावन का पहला सोमवार भी है। मिर्जापुर नगर के तमाम शिवालयों में शिव भक्तों की सुबह से भारी भारी कतार देखी जा रही है। हम खड़े हैं मिर्जापुर नगर के अति प्राचीन बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और सभी भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके उनकी कृपा पाने को आतुर हैं। ऐसी मान्यता है कि काशी में विराजित बाबा विश्वनाथ यहाँ रात्रि में शयन करने के लिए आते हैं और जो काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के पुण्य मिलता है, वही पुण्य यहाँ बाबा बूढ़ेनाथ का दर्शन पूजन करने से भी मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट बालाजी के साथ राजन गुप्ता, HNN न्यूज, मिर्जापुर। और अब रुक करेंगे कन्नौज से खबर का, जहां छात्रवृत्ति दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। जहां 8,250 रुपए रिश्वत देने के बाद भी जब छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली तो उसने मंत्री असीम अरुण से मामले की शिकायत की। इसके बाद मंत्री असीम अरुण ने आरोपी समाज कल्याण कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं जांच में रिश्वत लेने की बात सही निकलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
समाज कल्याण विभाग में एक कार्यरत कर्मचारी ने एक छात्र से स्कॉलरशिप दिए जाने के नाम पे रिश्वत ली है। इसमें जांच की गई तो पाया गया कि मामले के एक छात्र ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, जिसकी स्कॉलरशिप निरस्त हो गई थी। उसकी जानकारी करने हेतु ये विभाग में आया था, तो विभाग में कार्यरत कर्मचारी निर्देश ने इसको बोला कि मुझे पैसे दीजिए तो मैं आपकी स्कॉलरशिप दिलवा दूंगा। तो इसके लिए इसने रिश्वत की डिमांड की। मार्च के महीने में इस छात्र ने 8,250 रुपये फ़ोनपे के माध्यम से इसको ट्रांसफ़र किए। उसके बाद भी इसका काम नहीं हुआ तो इसने इसकी शिकायत की। इसमें जांच में जो इससे बैंक में जो ट्रांजेक्शन्स हुई है उसके आधार पर पुष्टि हुई है कि इसने इससे रिश्वत प्राप्त की और काम करने के लिए। समाज कल्याण में पहले भ्रष्टाचार पर अब कुछ हद तक अंकुश लगेगा, क्योंकि सदर विधायक असीम और चूँकि समाज कल्याण मंत्री है, छात्रवृत्ति के नाम पर समाज कल्याण के एक बाबू द्वारा काफ़ी समय से ठगी की जा रही थी। छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के नाम पर अच्छा खासा धन वसूल किया जा रहा था, जिसकी भनक समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को लगी। उन्होंने पुलिस कप्तान से कहा, पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद द्वारा जांच कराए जाने पर मामला सच पाया गया। आज आरोपी समाज कल्याण के बाबू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आप स्वयं क्या कहते हैं कन्नौज एसपी? सीतापुर में श्रावण मास के पहले सोमवार समेत कांवड़ यात्रा को लेकर की गई तैयारियों को परखने के लिए डीएम अभिषेक आनंद और एसपी चक्रेश मिश्र निरीक्षण के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने श्यामनाथन मंदिर पहुंचकर भक्तों के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश भी दिए। साथ ही तहसील प्रशासन समेत पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए भी निर्देशित किया। खबर बदायूं से है, जहां कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। भारी संख्या में शिव भक्त शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। प्रशासन ने कचला घाट से बरेली तक कांवड़ मार्ग को डाइवर्ट करा हुआ है। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए व्यवस्थाओं के इंतजाम भी किए हैं। गंगा घाट पर जाने वाले कांवड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से बनाए गए कैंप का एसएसपी और विधायक ने उद्घाटन भी किया। हमारा जनपद बदायूं कांवड़ के लिए काफी संवेदनशील रहता है, क्योंकि कचला घाट से जल लेकर जाने वाले कांवड़ियों की संख्या काफी ज्यादा रहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जनपद में पूर्व की भांति हम लोगों ने सुरक्षा की व्यवस्था बनाई हुई है। पूरे जनपद को कांवड़ मार्ग को ध्यान में रखते हुए 5 सेक्टर और 5 जोन और 16 सेक्टर में हमने इसको बांट रखा है, जिसमें मजिस्ट्रेट के साथ साथ हमारे पुलिस के अधिकारियों को भी ड्यूटी लगाई गई है। बाहर की भी हमें फोर्स मिली हुई है, उनको भी लगाया गया है। हमें कचला घाट पे वहाँ पे हमें गोताखोर, हमने प्राइवेट गोताखोर भी लगा रखे हैं। हमें पीएससी के गोताखोर भी मिले हुए हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। रास्ते में प्रशासन के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की जाती है, और जहाँ जहाँ प्रशासन के लोगों ने व्यवस्था की है वहाँ पे हमने पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है। अब बात करेंगे उन्नाव से खबर की, जहां फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जहां मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पे चढ़ के लड़ाई करके मारा गया है हम लोगों को। मेरे छोटे भाई को मारा गया है। जब उसको एक एक करके हम लोग देखने गए तो सबको मारा गया है। कितने लोग घायल हैं आपके घर में? 4। किस चीज़ से वार किया हम लोगों ने? ईंट और पत्थर और डंडों से और कुल्हाड़ी से। किसके किसके चोट आई आपके घर में? माँ, भाई, पिताजी, मैं। क्या विवाद क्या था? विवाद पहले से कोई उनको समझ रंजिश थी, छोटी पुरानी कोई भी, उसके लिए पहले से ही तैयार थे हम लोगों को मारने के लिए। पहले से ही वो अपने अलर्ट हुए थे। एक एक करके जो भी आदमी वो गया। पहले मेरे छोटे भाई को बाइक से आ रहा था ससुराल से वापस, उसको मारा। उसके बाद में हम लोग गए, पता लगा कि उसको मार रहे हैं तो हम लोग गए, फिर हम लोगों को भी मारने लगे। कुछ होना भी लोग नशे में थे। हमारा लड़का आ रहा है ससुराल से,
और रास्ते में यहाँ जो है उसको मारने लगे तो हम दौड़े सब लोग ऐसे ही देखने, तो हम लोगों देखा पाओ फिर मरने सबका मारना एक एक पहुँचे गए सबका गिरावट। अच्छा, किस चीज़ से मारा है आपको? अरे लाठी रहे, गुलारी रहे और ईंटों चलावत रहे, सब कुछ चलावत। कै लोग थे उन लोग? 4 लोग। कौन है, खानदान के हैं, रिश्तेदार हैं? नहीं, हाँ, बगले की। बगली के हैं। वहीं बिजनौर के पिलाना गांव में पशुओं के लिए चारा लेने गई युवती पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। आनन फानन में महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां युवती ने दम तोड़ दिया। ये घास लेने गई हुई थी जंगल में। कौन कौन? ये लड़की थी हाँ। और इसकी मम्मी थी, ताई थी और 4-5 लेडीज मोहल्ले की थी। ये घास लेने गई हुई थी, तो वहीं पर जंगल में गुलदार ने इस पर हमला किया। तो कैसा पता चला इसको? ये जो है इन्होंने देखा है, जो लेडीज़ हैं साथ में। अच्छा, हाँ, खींची उसको। हाँ, गुलदार के जब गुलदार इस पर हमला कर रहा था तो इन्होंने रोल वोल मचाई, जो भी करा इन्होंने, तो जब उसके मुँह से इसको निकाला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहराइच के थाना पयागपुर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला, जिसे लेकर हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को शव के पास से शराब की बोतलें और ग्लास भी बरामद हुए हैं। एक बाग है जहां पे आज सुबह एक 32 वर्षीय आदमी का शव मिला है और उनके सर पे चोटें पाई गई हैं। तो यही प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि किसी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। बॉडी का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये मूलतः गोंडा के निवासी हैं और इनकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके मुंबई चली गई है। यहाँ ये अकेले ही रहते थे, शराब पीने के आदी थे। तो इसमें एक बार पीएम हो जाए, जो चोटों की प्रकृति है उस पर और स्पष्टता मिल जाए, तथा अन्य हम अपना साक्ष्य संकलन शुरू कर रहे हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया।